हिमाचल के कसौल से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जिसमें गरीब रामदीन अपनी पत्नी सरला के साथ और 5 साल की 2 जुड़वा नातिन नेहा और प्रिया के साथ रहता था। दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में रामदीन लगातार 10 किलोमीटर पैदल चलकर कसोल शहर के बड़े बाजार पहुंचता था, जहां वो रुई धुनकने और रजाई पीटने का काम करता था। वो भरी ठंड में भी सड़क किनारे जमीन पर पुरानी सी चटाई बिछाकर अपना काम करता रहता, चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आए या बर्फीली हवाएं चले, वो अपना काम करना नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक रोज बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, साथ ही बर्फबारी भी हो रही थी। ये देख उसकी पत्नी सरला ने उससे कहा, सुनिए जी, आज बाहर बहुत ठंड है और बर्फबारी भी हो रही है। मेरी मानिए तो आज आप काम पर ना ही जाए तो ठीक रहेगा। कैसी बातें करती हो सरला, अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो शाम का चूल्हा कैसे जलेगा? ये बात भी ठीक है जी, लेकिन इन 5 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियों का ध्यान मुझसे अकेला नहीं रखा जाएगा। अब शरीर और आंखें दोनों कमजोर हो चली हैं जी। हम कर भी क्या सकते हैं सरला, शायद हमारी ही किस्मत खराब थी जो अपने रहते अपनी जवान बेटी और दामाद को इस दुनिया से जाते हुए देखा, और इन फूल सी बच्चियों को भगवान ने हमारी झोली में डाल दिया। हम उस काली भयानक सर्दियों की रात को कैसे भूल सकते हैं, जब गीली सड़क पर बाइक के फिसल जाने से वो दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और उनकी वहीं मौत हो गई। इतना कहते ही बेचारी सरला की आंखों में आंसू आ गए और रामदीन की आंखें भी भीग गईं। फिर वो बोला, रो मत सरला, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ देर बाद बर्फबारी बंद हो गई। फिर रामदीन प्रिया और नेहा को अपने साथ काम पर ही ले गया। रामदीन वहाँ रजाई और धुनकने वाली लकड़ी लिए बैठा था। उसके पास बस यही जमा पूंजी थी। कुछ देर तक वो दोनों बहनें वहाँ खेलती रहीं, फिर वहीं पर सो गईं। हे भगवान, आज तो सुबह से एक भी बोनी नहीं हुई, कोई ग्राहक नहीं आया, ना ही कोई रजाई बिकी, घर पर राशन भी खत्म है, खाने को कुछ भी नहीं है। आज का गुजारा कैसे चलेगा? तभी वहाँ एक औरत आई। अरे काका, ये रजाई कितनी की बेच रहे हो? 500 रुपए की है बेटी। हे राम, 500 रुपए? हीरे मोती जड़े हैं क्या इसमें? ना ना, मैं तो 300 रुपए से 1 रुपया ज्यादा ना दूंगी। देनी है तो दो। नहीं बेटी, इसकी लागत ही 200 रुपए की है। वो औरत अपने दाम बोलकर आगे बढ़ गई। तभी रामदीन सोचने लगा, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, फिर क्या पता दूसरा ग्राहक आए या ना आए। अरे रुको बेटी रुको, लाओ 300 ही दे दो, बोनी ही करा दो। वो औरत 300 रुपए देकर रजाई लेकर चली गई। अब इन पैसों से सामने वाली दुकान से घर का राशन ले आता हूँ। रामदीन सामने बनी दुकान की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी उसकी दुकान के पास आया। रामदीन की नजर उस पर जैसे ही गई, वो झट से अपनी दुकान की ओर भागा और कहने लगा, अरे बेटा तुम, हाँ बताओ क्या लेना है आपको? रामदीन उस आदमी को पहचानता था। वो कोई और नहीं बल्कि रामदीन की दुकान के सामने बने एक बड़े से शोरूम का मालिक रंजन ओबरॉय था। अबे ओ बुड्ढे, तू मेरे शोरूम के सामने कई दिनों से अपनी दुकान लगाकर बैठ रहा है। कल से मुझे ये दुकान यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, समझा? ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? आपके इतने बड़े शोरूम के आगे भला मेरी छोटी सी दुकान की क्या औकात? आपका तो इतना बड़ा धंधा है, हर रोज लाखों का कारोबार होता होगा। मेरी तो कई बार बोनी तक नहीं होती। जो भी हो, लेकिन मुझे कल से तेरी ये दुकान अपने शोरूम के आगे दिखनी नहीं चाहिए। एक बार कह दिया, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। बेटा बड़ी मुश्किल से ये मैंने जगह तलाशी है, दोबारा जगह के लिए कहाँ भटकूंगा? दुकान नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, एक बार कह दिया दुकान नहीं लगनी चाहिए मतलब नहीं लगनी चाहिए। रामदीन को धमकी देकर वो आदमी वहाँ से चला गया। शाम हो जाने पर रामदीन अपने ठेले पर सामान रखता है और दोनों बच्चियों को ठेले में बिठाकर उदास मन से घर लौट गया। घर लौटकर सरला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सरला, मेरी दुकान के सामने एक बड़ा सा शोरूम है, उसका मालिक आया था आज, रंजन। उसने मुझे अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने से मना कर दिया है। बड़ा खुदगर्ज और बदतमीज किस्म का लड़का है। इतनी बड़ी दुकान का मालिक है, फिर भी गरीबों के काम पर नजर है उस कमबख्त की। कोसती क्यों हो सरला, जवान लड़का है, जितनी अकल उतनी बातें कर रहा था। खैर जाने दो, ये लो आज एक बोनी हुई है तो थोड़ा राशन लाया था, अब जल्दी से खाना बना दो। फिर दूसरे दिन रामदीन अपनी दुकान फिर सजा लेता है। ये देख शोरूम का मालिक बुरी तरह चिढ़ जाता है। ऐसा हाल करूंगा इस बुढ़े का कि कभी दुकान लगाने के लायक ही नहीं बचेगा। तभी नेहा रामदीन से, नानू मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ नानू, मुझे भी भूख लगी है।
अच्छा मेरी बच्चियों को भूख लगी है, चलो सामने की दुकान से कुछ लेकर आते हैं। जैसे ही रामदीन सामने की दुकान से कुछ लेने गया, पीछे से रंजन ने रुई की बोरी को गिरा दिया और उसमें माचिस की तीली से आग लगा दी और खुद वहाँ से फरार हो गया। अरे चाचा देखो, तुम्हारी दुकान पर आग लगी है। क्या आग? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, कोई आग बुझाओ, मैं तो तबाह हो गया। जब तक वो अपनी दुकान पर पहुंचा तब तक उसकी सारी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। उसकी दुकान और ठेला पूरी तरह से जल चुका था। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, उसका ठेला और सारा सामान अरे सब जलकर खाक हो गया भैया। रामदीन सर पकड़कर वहाँ बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा। फिर उसकी दोनों नातिनें उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, मत रो नानू, हाँ नानू मत रो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन नम आंखों से दोनों का हाथ पकड़कर घर आ जाता है। उधर दुकान में आग लगाते हुए रंजन को उसके पड़ोस में बने दूसरे शोरूम के मालिक अभय ने देख लिया था। उसने रंजन से कहा, रंजन तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, एक गरीब का रोजगार उजाड़ कर पाप किया तुमने। अरे छोड़ो है? अरे मैंने कल ही उसे मना किया था अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने के लिए, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं, फिर मुझे गुस्सा आ गया इसीलिए मैंने आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ सरला ने रामदीन को जल्दी घर लौटता देख कहा, क्या बात है जी, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। सब खत्म हो गया सरला, सारी दुकान जलकर राख हो गई। न जाने इस बुढ़ापे में और कितने इम्तिहान देने होंगे, इस बुढ़ापे में तो अब मजदूरी भी नहीं हो पाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी, हमारी सारी दुकान जल गई। ऐसे दिन देखने से तो अच्छा होता भगवान हमें एक साथ ही उठा ले। तभी अभय वहां आता है। आप कौन हो बेटा? माफ करना, लेकिन इन बूढ़ी आंखों ने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम अभय खन्ना है, रामदीन जी की दुकान के सामने ही मेरा शोरूम है। आज मैंने आपकी दुकान जलती हुई देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब देखकर। अब इसमें किसी की क्या गलती बेटा? काका, मैंने आपके हाथों की कारीगरी और आपकी मेहनत और लगन देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुकान में काम करें। मैं आपको 500 रुपए प्रतिदिन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, लेकिन आप हम गरीबों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? काका, आपकी ही तरह मेरे माता पिता भी सड़क किनारे काम किया करते थे। तब मैं छोटा था और उनके साथ रहता था, इसलिए आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। और आपकी दुकान में आग रंजन ओबरॉय ने लगाई है, जिसकी सजा मैं उसे गिरफ्तार करवा कर दे चुका हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हें हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। उस दिन के बाद से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है राघव की। राघव का गांव पहाड़ी क्षेत्र में था, पहाड़ों और वादियों से ढका हुआ, जहां पूरे साल ठंड पड़ती थी। वो गांव हर दिन बर्फ की चादर में लिपटा रहता। राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनी थी और उसका 6 महीने का एक बेटा चीनू था। राघव हर रोज जंगल से अपने घर के लिए लकड़ियां काटकर अपने खच्चर पर लाद कर ले आता, जिससे रोज आग जलाकर वो हाथ सेकते और घर को गर्म रखते। ठंड से बचने का यही एकमात्र उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन राघव का परिवार गरीब था, इसलिए वो हीटर नहीं खरीद सकते थे, तो उसकी जगह वो लकड़ियां जलाकर अपना गुजारा करते। पर एक दिन जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसमें जंगलों की लकड़ियां काटना गैर कानूनी हो गया। एक दिन राघव अपने दोस्त केशव और किशोर के साथ बैठा था। वो आग लगाकर बैठे थे और हाथ सेक रहे थे। तभी केशव बोला, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है, और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है, लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे, और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा, और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो
तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी टहनियाँ नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जंगल घना हो जाता है, वहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे। तो वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है और आज तक वहाँ कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। राघव उनकी बातें सुनता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते राघव अपने दोस्तों की बातें सोचता हुआ जाता है। राघव अपने घर पहुँचता है तभी उसकी बीवी सुनिधि अपने बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर आ जाती है और पूछती, क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूं मैं कुछ। राघव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सोते समय राघव के मन में सिर्फ किशोर और केशव की बातें घूम रही थी। आखिर में वो सोच लेता है कि अगले दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस अनोखे पेड़ की लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है। राघव सुनिधि को बिना बताए अपने खच्चर को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। राघव पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है। वो जितना ऊपर की तरफ जाता जंगल उतना ही खूबसूरत और खतरनाक हो जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई आती हैं। लेकिन राघव संभल कर चलता रहता है पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी की तस्वीर रहती है, जो अगर वो लकड़ियां नहीं ले जा पाएगा तो उसके परिवार के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरों से लड़ता पहाड़ी के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े आकार के पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी व टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे वो जैसे अपनी नजर घुमाता उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ दिखाई पड़ते। ये देख राघव सोचता है, लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। ये बोलने के बाद राघव अपने काम पर लग गया। वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी के भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए राघव की तरफ आ रहे हो। राघव जब तक कुछ सोचता तब तक राघव के चारों तरफ आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं। राघव उन्हें देखकर डर जाता है, मानो उसने अपनी मृत्यु देख ली हो। आदिवासियों ने राघव के हाथ में कुल्हाड़ी देखी। वे लोग राघव को उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो रे। आदिवासी राघव को उठाकर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। राघव उनके कबीले को देखता है। सब मिलकर राघव को ले जाकर अपने सरदार के पास खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था, हम इसे पकड़कर आपके पास लाए हैं, बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। जिसके बाद राघव अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है। सरदार उसकी सारी बातें सुनता है। हम नहीं जानते कुछ भी, मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तभी राघव कुछ सोचता है और फिर बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? सरदार राघव की बात समझ नहीं पाता।
तभी राघव अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को लाइटर की मदद से एक झटके में जला देता है। सभी लोग ये देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियां देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। राघव उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी लकड़ियां दे देता है, जिसे राघव अपने खच्चर पर लाद कर अपने गांव ले आता है और बिना किसी को बताए वो उन लकड़ियों का इस्तेमाल करता है और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। इस लकड़ी की खास बात ये थी कि ये अग्नि वृक्ष की लकड़ी जलने के बाद कभी राख नहीं बनती थी। इसे जितना मन उतना जलाया जा सकता था और बुझाया जा सकता था। इस तरह राघव और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए।